हम पढ़ रहे थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इंट्रोडक्शन के अंदर अपने पढ़ा था लास्ट में कि कैसे आप ऑटोमोबाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चैसिस, लेआउट ऑफ चैसिस। सबसे पहले चैसिस होता क्या है? अब किसी इंजन के अंदर किसी भी गाड़ी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होती है बॉडी, ठीक है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बॉडी और एक होता है उसकी चैसिस। बॉडी एंड चैसिस, ठीक है। अब उसकी बॉडी के अंदर कौन सी? एल्यूमिनियम बॉडी आ जाती है उसकी, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हो, ऑल्टो गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी या कोई भी गाड़ी में बैठे हो, उसके अंदर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा होता है ना, जो अच्छा लग रहा होता है अपने को, डिजाइन, उसकी शेप, ठीक है, वो शेप क्या होती है? उसकी बॉडी होती है। इसको गाड़ी की मूवमेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्सेसरी है जो कि आपको कंफर्ट और आपको जो है आसान लगे उसको गाड़ी को चलाना, उसके लिए रिक्वायरमेंट है इसकी। अदरवाइज इसकी गाड़ी की मूवमेंट के लिए, ऑटोमोबाइल की मूवमेंट के लिए कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये बल्कि उसको हैवी बनाती है और उसकी वर्किंग को दिक्कत करती है, क्योंकि वो ओरिजिनल जिस चीज के लिए बनाया है उसके लिए तो ये बॉडी बनी ही नहीं है। अब जो चैसिस है, चैसिस क्या है? दो पार्ट्स हो गए, तो बॉडी, ये तो एक्सेसरी है जो कि आपको आसानी से जो है क्या हो कि आप आसानी से गाड़ी को चला सको, आप कंफर्ट में बैठो, आप एक बंद कैबिन में बैठो। जो सारा कैबिन होता है उसका सारी चीजें जो आपको बाहर से दिखाई दे रही होती हैं, शीशे हो गए, ठीक है, और आगे से जो भी उसका विंडशीट होगी और जो चारों तरफ की बॉडी हो गई उसकी, ठीक है, जिसकी शेप आपको अच्छी लगती है, वो सारी चीजें क्या है? वो बॉडी के अंदर आती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है चैसिस। चैसिस क्या है? जो भी पार्ट गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब कि जैसे पावर यूनिट हो गया, व्हील्स हो गए, एक्सल्स हो गए, ठीक है, जितनी भी चीजें ये हैं, ये सारी क्या है? चैसिस है। मतलब कि चैसिस एक ऐसा पार्ट है जो गाड़ी के का बेस है, जिसके ऊपर जो है आपकी बॉडी टिकी रहती है और उसी से क्या है? वो ऑपरेट करता है, ठीक है। चैसिस की अगर डेफिनेशन लिखूं सबसे पहले, तो लेआउट ऑफ चैसिस के अंदर सबसे पहले क्या आता है? चैसिस। चैसिस क्या होती है? ये पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, ठीक है, जो कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल in which main components like power unit and उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, wheels and axles are, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं? रिक्वायर्ड टू रन एंड मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू रन एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की मूवमेंट्स और उसको रन करवाने के लिए रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? चैसिस में आएंगी, ठीक है। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हो गए? अपन ने ज्यादातर लिख दिए हैं, एक्सेल्स एटसेट्रा लिखेंगे यहाँ पे, एटसेट्रा बहुत सारे हैं ये,
ठीक है। तो लाइक पावर यूनिट होगी, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, व्हील्स हो गए, एंड एक्सल एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक है। टू रन एंड मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, उसको रन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, टू रन एंड कंट्रोल, रन कॉमा लगा के लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल, कंट्रोल भी करना है उसको, ऑपरेट भी करना है, सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें अगर किसी चीज में है वो क्या है, चेसिस है। उसके अंदर क्या नहीं आया, सिर्फ बॉडी को छोड़ के। तो किसी भी ऑटोमोबाइल की बॉडी को छोड़ के बाकी सारे पार्ट क्या होते हैं उसके, चेसिस के अंदर आते हैं। चेसिस के अंदर एक फ्रेम होता है, नीचे बॉटम में सारे जो गाड़ी के नीचे एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के ऊपर जो है एक्सल्स और बाकी सारी चीजें फिट रहती हैं। फ्रेम के ऊपर ही इंजन फिट रहता है, इंजन बॉडी के साथ फिट नहीं होता, वो फ्रेम के साथ फिट होता है, ठीक है। और बॉडी भी जो है वो भी उसी फ्रेम के साथ, नीचे जो फ्रेम लगा रहता है उसके साथ फिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस, चेसिस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आ गया, सबसे पहले तो उसका फ्रेम आ गया, ठीक है। फ्रेम के ऊपर, जिसके ऊपर सारी चीजें अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेम लिखेंगे। तो फ्रेम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, फ्रेम क्या होता है, उसके ऊपर ही सारी चीजें जो है वो फिट रहती हैं, ठीक है। तो मेन होता है उसका फ्रेम, तो फ्रेम के बारे में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आता है पावर यूनिट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपका पावर यूनिट। फ्रेम कौन सा होता है, जो उसके नीचे बीम लंबी जो चैसिस लगी रहती, चैनल्स लगे रहते हैं, सॉरी, ठीक है, चैनल लंबे, उसके ऊपर सारा इंजन और बॉडी फिट रहते हैं, उसको आपको बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। फ्रेम की रिक्वायरमेंट इतनी उसके चैसिस के अंदर नहीं है क्योंकि वो तो बेस है, ठीक है। उसके बाद जो उसके कंपोनेंट है वो कौन से हैं, पावर यूनिट, पावर यूनिट, ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, पावर यूनिट के अंदर जो पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि कोई इंजन हो गया, ठीक है, क्लच, गियर बॉक्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, पावर यूनिट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। क्लच, इंजन, इंजन, क्लच, ठीक है, क्लच और गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, इंजन, क्लच और गियर बॉक्स, ये तीनों चीजें इसमें आती है पावर यूनिट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, पावर यूनिट एक यूनिट है जिससे अपने को पावर मिलती है डायरेक्ट, वो पावर कितनी मिलेगी वो भी यही डिसाइड करती है पावर यूनिट। तो पावर यूनिट में कौन कौन सी चीजें आ गई, इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद क्लच जो उसको एंगेज डिसएंगेज कर रहा है ताकि आप गियर चेंज कर सको, गियर की शिफ्टिंग कर सको। उसके बाद नेक्स्ट आता है गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स भी इसी के अंदर आ गया। इसके बाद डायरेक्ट आपको प्रोपेलर शाफ्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंजन, ठीक है, इंजन के बाद फ्लाईव्हील, ठीक है, फ्लाईव्हील के बाद आपका आ गया क्लच, क्लच के बाद आ गया गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद आ गई प्रोपेलर शाफ्ट, और वो प्रोपेलर शाफ्ट जाएगी डिफरेंशियल के अंदर जो कि रियर व्हील ड्राइव के अंदर है अगर, ठीक है। तो प्रोपेलर शाफ्ट आ गई। उसके बाद अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो भी प्रोपेलर शाफ्ट आएगी जो कि दोनों टायर्स के ऊपर पावर पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इंजन, इंजन के बाद फ्लाईव्हील के बाद क्लच, क्लच के बाद गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के बाद आपका आ गया प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो पावर यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीज आ गई, इंजन, क्लच एंड गियर बॉक्स, ठीक है। इंजन की वर्किंग उसको पावर देना, क्लच की वर्किंग उसको एंगेज और डिसएंगेज करना पावर को ताकि गियर चेंज कर सको, और गियर बॉक्स की वर्किंग कि आपको पावर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चेंज होती रहे। अगर तो आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आप छोटा गियर डाल सकते हो, अगर आपको पावर कम चाहिए तो आप बड़ा गियर शिफ्ट करते हो, जैसे फिफ्थ, फोर्थ, उसमें आपको पावर कम मिलती है और स्पीड ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ऐसे आप उसको चेंज करते रहते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था गियर बॉक्स के बाद क्या आता है, प्रोपेलर शाफ्ट आती है। तो प्रोपेलर शाफ्ट भी किस में आ गई, ये भी चेसिस के अंदर आ गई। चेसिस के अंदर पावर यूनिट आ गई, फ्रेम आ गया, और क्या आ गई, प्रोपेलर शाफ्ट भी आ गई। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है,
ये पावर कनेक्टिंग शाफ्ट होती है, ये क्या करती है, डिफरेंशियल तक पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है, ठीक है। तो जो गियर बॉक्स से लेके टू द डिफरेंशियल, इट ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल in rear wheel drive, rear wheel drive, rear wheel drive के अंदर क्या करती है ये, सॉरी rear wheel drive, rear wheel drive के अंदर क्या करती है ये, पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लाइक अगर आपने क्या है, रियर व्हील ड्राइव है, तो मैंने आपको बताया था इंजन फ्रंट में हो और जो गाड़ी है उसके रियर व्हील ड्राइव के अंदर पावर जा रही हो। जैसे कि कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, अब वो लोड वाली गाड़ियां हैं, लोड कैरी करती हैं, तो लोड जो होता है वो बैक साइड पिछले हिस्से में ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी बनानी होती है। लेकिन इंजन उसका फ्रंट में होता है, यहां पे इंजन है और यहां पे व्हील्स हैं, ठीक है। अब जो व्हील्स हैं वो तो क्या है, उसको अपन पावर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर अपन ने फ्रंट व्हील के अंदर पावर दी और लोड ज्यादा बैक साइड में हुआ तो ऑब्वियस है अगले टायर जो है वो स्लिप करते रहेंगे, उसको चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर वजन देना पड़ेगा, फिर जाके वो उस लोड को कैरी कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना होगा, रियर व्हील ड्राइव का सिस्टम बनाना होगा, ठीक है, कि जो लास्ट जो रियर व्हील्स हैं उनको पावर मिल सके, ठीक है। तो ये है फ्रंट व्हील और ये है रियर व्हील किसी चीज के, और यहाँ पे है एक्सल। सबसे पहले बीम होता है, बीम के अंदर एक्सल चलते हैं, ठीक है। तो एक्सल है ये दोनों व्हील्स का। अब अगर दोनों को सेम पावर मिलती तो क्या होता कि ये गाड़ी मुड़ ही ना पाती, बराबर चलते रहते। तो एक डिफरेंशियल रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। डिफरेंशियल का काम क्या होता है, डिफरेंशियल इस पावर को कम या ज्यादा कर सकता है किसी एक व्हील के अंदर, मतलब कि पिछले हिस्से को जितनी पावर मिली है उसमें से वो क्या करेगा, एक व्हील की पावर को कम कर देगा, एक व्हील की पावर को ज्यादा कर देगा, जिसके कारण जो ये वाला व्हील है वो अगर इस गाड़ी ने ऐसे मुड़ना है तो ये क्या करेगा, इस व्हील की पावर को कम कर देगा, इसकी बढ़ा देगा, पावर इज और स्पीड। पावर तो फिर इस वाले व्हील की जो है वो ऑब्वियस है कि कम चल रहा है तो ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी, तो ये कम इसकी स्पीड कम कर देगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या है, पावर जो है दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे ये व्हील आसानी से जो ये गाड़ी है आसानी से मुड़ सकेगी, ठीक है। तो ये है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का काम आपको पता चल गया थोड़ा थोड़ा, बाकी इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन कि कैसे वर्क करता है ये दोनों व्हील्स, कैसे अलग अलग स्पीड के ऊपर चलते हैं। अब ये इंजन के सारे पार्ट्स आ गए, यानी कि पावर यूनिट आ गई है, ठीक है। पावर यूनिट के बाद अब इन जो अगले व्हील्स हैं, फ्रंट व्हील्स हैं, इनके ये डेड एंड के ऊपर चढ़े हुए हैं, इनकी कोई वर्किंग नहीं है क्योंकि अपनी रियर व्हील ड्राइव है। यहां से आता है आपका प्रोपेलर शाफ्ट। अब इसके अंदर क्लच भी आ गया और आपका जो भी गियर बॉक्स भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। गियर बॉक्स लगभग इसके अंदर इंजन के अंदर ही फिट रहता है। तो यहाँ पे अगर ये रियर व्हील ड्राइव हो ना कई बार तो गियर बॉक्स अलग से भी लगा रहता है, यहाँ पे गियर बॉक्स होता है कई बार, ठीक है। तो वो आप पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में। तो यहां से आती है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है वो डिफरेंशियल से कनेक्टेड होती है। अब जो इंजन ने पावर ट्रांसमिट की वो डिफरेंशियल तक पहुंची, ठीक है। फिर डिफरेंशियल ने उसको क्या किया, दोनों व्हील्स तक पहुंचाया। तो अलग अलग पावर डिफरेंशियल ने पहुंचानी है और डिफरेंशियल तक पावर प्रोपेलर शाफ्ट ने पहुंचानी है। लेकिन जो डिफरेंशियल और ये पिछला सारा एक्सल जो होता है ना, ये शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब कि अगर शाफ्ट सीधी कनेक्ट कर दूं मैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ वो तोड़ देगा सारा कुछ इतनी स्पीड में। तो ये क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर यूनिवर्सल जॉइंट्स लगे रहते हैं, ताकि यूनिवर्सल जॉइंट का काम क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत एंगल के ऊपर भी पावर ट्रांसमिट करनी पड़े तो ये आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है यूनिवर्सल जॉइंट। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, इट हैज two universal joints, two universal joints
to transmit power to rear axle which is connected with shock absorbers and maybe जो उसकी लोकेशन है लोकेट या मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स लगे रहते हैं जो प्रोपेलर शाफ्ट है, जो कि रेयर व्हील को क्या है पावर ट्रांसमिट करते रहने के लिए है, जो कि मूव कर सकता है अप एंड डाउन फॉर इट्स रिक्वायरमेंट। अगर शॉक आ गया अचानक से नीचे से कुछ बम्प आ गया तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, तो वो पिछला सारा हिस्सा ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर जो डिफरेंशियल है वो एक जगह पे खड़ा रहे तो ये क्या होगा, उसको तोड़ देगा। ठीक है, जहां कई बार जो है डिफरेंशियल वो स्टेबल भी होते हैं, फिर भी ये यूनिवर्सल जॉइंट आप लगा के रखते हैं ताकि वो जो क्या है कि पावर सप्लाई हो आसानी से मिल सके। और कई बार जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का वो भी हो रहा है तो भी वो क्या हो, उसको तोड़ने ना दे। और अगर ये सीधी शाफ्ट हो और थोड़ी सी भी मूवमेंट आ जाए तो वो तोड़ देगा आसानी से उसको। ठीक है, इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो शाफ्ट तोड़ देगा बहुत ही आसानी से। तो ये होती है प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रियर एक्सल। अगर रियर व्हील ड्राइव है तो रियर एक्सल के अंदर क्या आते हैं, रियर एक्सल जो होता है पावर को ट्रांसमिट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है ड्राइविंग शाफ्ट, रोटेटिंग व्हील्स। ठीक है, तो रियर एक्सल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, एक्सल, रियर एक्सल के अंदर आ गया ड्राइविंग शाफ्ट, रोटेटिंग व्हील्स, ठीक है। ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो भी रेयर एक्सल के साथ कनेक्टेड होती है और व्हील्स जो है वो भी पावर उसको एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो पावर को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, और उसके पावर को भी उसने क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि उसके ऊपर लोड भी पड़ना है सारा। तो ये सारी चीजें रेयर एक्सल्स के साथ होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके अंदर ड्राइविंग गियर्स, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मतलब कि रियर एक्सल का ही सारा प्रोसेस है। इसके अंदर ये डिफरेंशियल भी कनेक्टेड होता है, डिफरेंशियल से लेके और व्हील्स तक ये सारे, उसके बाद एक्सल्स आगे, एक्सल्स जो है उसको पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो रियर एक्सल का वर्किंग क्या है, ये पिछले व्हील्स जो रियर व्हील्स है उनके ऊपर जो कि पावर यूनिट है, ठीक है, उसको जो है पावर को ये एक्सेप्ट करते हैं और उसी से व्हील्स को और जो व्हीकल है उसकी मूवमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए पावर देते हैं। ठीक है, उसको टॉर्क देते हैं। तो रियर एक्सल आ गया इसके अंदर। ठीक है, रियर एक्सल भी क्या है, कंपोनेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रियर एक्सल और जो भी सारे एक्सल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आता है फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल्स, अब फ्रंट एक्सल्स का काम क्या है, इन्होंने मूवमेंट को भी क्लियर करना है कि इससे क्या है, जो स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो भी फ्रंट एक्सल के साथ माउंटेड होता है। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग होता है कि किस तरफ मुड़ना है व्हीकल ने। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील इज आल्सो, स्टीयरिंग मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म इज आल्सो mounted with front axle, ठीक है, जो स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, वो भी फ्रंट एक्सल के साथ जो है कनेक्टेड होता है। तो इसने क्या करना है, अब व्हील भी कैरी करने हैं। सो इट हैज टू कैरी wheels and also provide
दैम, ठीक है, टू व्हीकल। व्हीकल व्हीकल को मूवमेंट भी प्रोवाइड करनी है और उसने क्या करना है, व्हील्स को भी कैरी करना है, ठीक है। तो ये दोनों काम किसके हो गए, फ्रंट एक्सल के। रियर एक्सल के ऊपर सिर्फ पावर के लिए है, पावर वाली जो शाफ्ट है वो कनेक्टेड होती है एक्सल के अंदर। तो वो क्या करता है कि अब उसने क्या करना है, स्टीयरिंग जो व्हील्स है उसको भी कैरी करना है और साथ में उसको पावर भी देनी है, ठीक है। ये किसका काम है, ये रियर एक्सल का काम है। और फ्रंट एक्सल के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है उसका, उसने क्या करना है, सिर्फ जो स्टीयरिंग वाला मैकेनिज्म है उसको। लेकिन जो आपकी जैसे कि आपके घरों के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी या ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, उस कंडीशन में आपको क्या होता है, व्हील फ्रंट व्हील्स के ऊपर स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी फिट रहता है और पावर सप्लाई भी। वो कंडीशन वो वाली है जब अपने को रियर एक्सल के ऊपर सिर्फ डेड एंड चाहिए होते हैं, डेड एंड जिसके ऊपर सिर्फ व्हील्स जो है वो मूव कर सके। वो कंडीशन क्या है, उसके अंदर जो रियर एक्सल है उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन जो फ्रंट एक्सल है उनके ऊपर सारा बर्डन नहीं आ जाता, क्योंकि उनको मूवमेंट भी करवानी है, उनको व्हील्स को पावर भी देनी है, ठीक है, उनको रोटेशन भी बना के रखनी है, उनको व्हील्स को कैरी भी करना है, उनको इंजन का लोड भी कैरी करना है। तो ये सारे काम तब फ्रंट एक्सल के ऊपर आ जाते हैं और रियर एक्सल सिर्फ उसको जो है लास्ट में सिर्फ डेड एंड है, उसको व्हील्स कैरी करने होते हैं और कोई भी काम नहीं होता उसका, ठीक है, उसके ऊपर लोड भी नहीं होता। तो ये होता है फ्रंट व्हील और रियर व्हील। उसके बाद इसके अंदर क्या आ गया, ब्रेक्स। फिफ्थ इसको कंट्रोल करना। आप देखो सारी चीजें आ गई इसके अंदर, आपकी पावर यूनिट आ गई, उसके अंदर गियर क्लच और सारी चीजें आ गई, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट आ गई, रियर व्हील आ गई और फ्रंट व्हील्स आ गई, पावर ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग मैकेनिज्म और सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब क्या रह गया, अब आ गया इसको कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स ये क्या आ गए, ये रिक्वायर्ड होते हैं, ये ऐसे मैकेनिज्म से फिट होते हैं जो कि आप थोड़ी सी पावर से आप बहुत ज्यादा फोर्स बना सकते हो और व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक पैडल क्या होता है, ये जैसे कि अगर आपका क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम है ब्रेकिंग के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है, एक मास्टर सिलेंडर होता है और हर व्हील के ऊपर व्हील सिलेंडर होते हैं। मास्टर सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगती है और व्हील सिलेंडर के अंदर जाके वो प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वहां पे जो लेदर है जो उसके अंदर ब्रेक है, ब्रेक शू है, वो जाम कर देता है टायर को, ठीक है। ऐसा सब मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज रिक्वायर्ड to control the movement of vehicle, movement of vehicle, ठीक है। व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, ठीक है। अब ब्रेक्स भी आ गए, उसके बाद और क्या चीजें चाहिए, अब अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक सिस्टम, जिसके कारण आप हेडलाइट्स चला सको, ठीक है, जिसके कारण आप व्हीकल को ऑटोमेटिक स्टार्ट वाला सिस्टम उसका कैरी कर सको। स्टार्टिंग सिस्टम सेल्फ स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसकी पावर यूनिट होगी बैटरी होगी उसकी, उसको चार्ज करना, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने से लेके उसके अंदर लाइट्स लगाना, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग का सारा सिस्टम, एयर कंडीशनिंग तो चलो एक्सेसरी आ गई, ठीक है, बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर एक जनरेटर आता है, एक बैटरी, नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, इसके अंदर आ गई बैटरी एंड जनरेटर, ठीक है, जिससे ये बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद और क्या आ गया, हेडलाइट्स और लाइटिंग, ठीक है, जितनी भी लाइटिंग है सारी। उसके बाद और क्या आ गया इसके अंदर, और सेल्फ स्टार्टर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ गई इसके अंदर आ गई इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं चेसिस के।
अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे फ्रंट व्हील और रेयर व्हील ड्राइव के बारे में, क्या चीज होती है वो। आज के लिए इतना ही। चेसिस वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पावर यूनिट, इंजन, क्लच और सारी जो है पावर सप्लाई से। प्रोपेलर शाफ्ट पावर को पीछे जो रेयर व्हील है उस तक ट्रांसफर करने के लिए। रेयर एक्सल जो रेयर व्हील को कैरी करता है। फ्रंट एक्सल जो फ्रंट व्हील्स को कैरी करता है और स्टीयरिंग मैकेनिज्म को भी कैरी करता है। ब्रेक्स जो कंपोनेंट कंट्रोल करते हैं इसको। और इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसके अंदर बैटरी, जनरेटर एंड लाइटिंग एंड स्टार्टर सारी चीजें ही आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।